आज हम दूसरी श्रृंखला में मौर्य शासकों पर चर्चा करेंगे, जिसे प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी प्रश्न आते हैं। और तीसरी श्रृंखला में हम कला पर फोकस करेंगे, जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मौर्य शासकों में, जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत से यूनानियों का जुआ अवतार फेंक कर भारत को विदेशी आक्रांताओं के राज्य से मुक्ति दिलाई। इन विदेशियों को उखाड़ फेंकने का काम किया, इसलिए मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पहला अभियान था वह उत्तर पश्चिम भारत में यूनानियों की जुए को उखाड़ फेंकने के लिए था। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि विदेशी आक्रांताओं को पराजित करने का काम से ही उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इस कारण धीरे धीरे अन्य शासक भी या भारत में उनके प्रति एक अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रता की भावना विकसित हुई। दूसरा, उसने घनानंद के अत्याचार एवं न्यायी शासक से भारत को मुक्ति दिलाई, इसलिए वो मुक्तिदाता था। और तीसरा, जो भारत में विखंडनवादी प्रवृत्ति थी, जिसके कारण सिकंदर ने लगभग 28 छोटे छोटे राज्यों एवं गणराज्यों को रौंद दिया था, तो उससे सीख लेते हुए भारत को विखंडन की प्रकृति से मुक्ति दिलाई और भारत को एकीकरण का मार्ग दिखलाया। अर्थात भारत में विखंडीकरण की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य मुक्तिदाता था। 321 बीसी में वह शासक बना और सबसे पहला जो संघर्ष, व्यापक संघर्ष हुआ जब भारत का उसने एकीकरण कर दिया 305 बीसी में, वह सेल्यूकस से हुआ। सेल्यूकस निकेटर। युद्ध भयानक हुआ, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। हालांकि यूनानी लेखकों का इसमें अलग मत है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। और इस विजय के उपरांत कहा जाता है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। हालांकि तत्कालीन किसी स्रोत में इसका वर्णन नहीं है। गुप्तकालीन ग्रंथ जो नाटक था मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, उसी में चर्चा है, उस हेलेना की चर्चा है। और इससे दहेज के रूप में एरिया दैट इज कॉल्ड हिरात, पेरीपनी सडाई दैट इज कॉल्ड काबुल, जेड्रोशिया और अराकोशिया। जेड्रोशिया और अराकोशिया, ये 4 राज्य इनको मिले। अराकोशिया को कंधार कहा जाता है, कंधार, और जो आज है, और इसको मकरान तट कहा जाता है। यानी अगर आप देख लेंगे तो उत्तर अफगानिस्तान उसके सीमा में था। इसके अलावा पुनारू और मामूलनार बताता है कि दक्षिण भारत में उसका विस्तार मैसूर तक था। और जूनागढ़ का अभिलेख यह दर्शाता है कि पश्चिम में उसका साम्राज्य विस्तृत था और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। अगर उसके सीमा को अगर हम निर्धारित करेंगे
तो उत्तर में हिमालय श्रृंखला, नीचे में आप रख सकते हैं मैसूर, ठीक है। और अगर हम पूरब में रखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में रख सकते हैं तो हिंदूकुश पर्वत। लगभग इसमें आगे चल के सिर्फ कलिंग को अशोक ने ऐड किया था, है ना। और ये टोटल जो एरिया था वो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। ये 50 लाख, जो आज भारत का 1.5 गुने से भी ज़्यादा था। और इतने बड़े साम्राज्य पर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था उसने स्थापित की। उसके समय में 2 अभिलेख मिलते हैं, सौगौड़ा और महास्थान अभिलेख, जिसमें अकाल से निपटने के उपायों का वर्णन है। यानी राजा सिर्फ मौर्य साम्राज्य में अशोक ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य भी लोक कल्याणकारी भावना से प्रभावित था। और जो शासन की जो प्रणाली जो मैंने पिछले क्लास में बताई थी वो उसमें आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम इसके बाद के शासक में देखेंगे तो, क्योंकि मैंने इसके चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय के बारे में स्रोत में ही बता दिया था, ठीक है। पाटलिपुत्र का अकाल किसके समय में आया था, श्रवणबेलगोला, गोला, ये मैंने बता दिया था, इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं बिंदुसार जो इसका पुत्र था, इसके बारे में सबसे बेहतर वर्णन जो बाद का है ये लामा तारानाथ ने दिया है। और इसके अनुसार से ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसको अमित्रोकेडस मतलब बिंदुसार को अमित्रोकेडस कहते हैं। और पुराणों में से भद्रसार कहा गया है। अमित्रोकेडस को का जो शाब्दिक रूप है अमित्रघात, ठीक है। और पुराणों में से भद्रसार कहा गया है। चाणक्य इसके समय में प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए रहा, उसके बाद खल्लाटक हुआ, और उसके बाद लास्ट में राधागुप्त, वही राधागुप्त आगे चलकर अशोक का भी प्रधानमंत्री हुआ। बिंदुसार की माता का जैन ग्रंथों में चर्चा है दुर्धरा नाम से, और उसकी पत्नी सुब्दांगड़ी की चर्चा जो अशोक की मां थी। वैदेशिक संबंध के संदर्भ में देखेंगे तो डाइमेकस उसके यहाँ राजदूत आया था, वो था एंटियोकस का राजदूत। ये एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस। खूब परीक्षा में पूछा जाता है। एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस, ये इसके समय में आया था। एंटियोकस से इसने शराब, मीठे अंगूर और हेत्वाभाषी या दार्शनिक मांगे थे। तो एंटियोकस ने मीठे अंगूर, जिसे सूखे अंजीर कहा जाता था, वो शराब या मीठे अंगूर की शराब, सूखे अंजीर ये तो दिए, लेकिन कहा कि दार्शनिक नहीं दिए जाते हैं। लेकिन उससे ये सीरिया के सैल्यूसिड वंश के शासक थे और इससे अच्छे संबंध थे, और इस अच्छे संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए डाइमेकस नामक राजदूत भेजा गया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, या यूं कहें मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक हुआ। अशोक के बारे में कहा जाता है he is unparalleled in the history of world। ऐसा आज तक राजा भारत में ही नहीं विश्व में कहीं नहीं हुआ। he is unparalleled in the history of world। अशोका
ये एक अभिमान का विषय है कि अशोक हमारे यहां उत्पन्न हुआ था। हेराल्ड लॉस्की, B.A. स्मिथ कहते हैं, दोनों का जो मजमून है, जैसे लाखों हजारों तारों के बीच चंद्रमा दैत्यमान नजर आता है, वैसे ही हजारों राजाओं के बीच अशोक चंद्रमा की तरह दैत्यमान नजर आता है और राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। ही इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। आप ये मान के रखें, साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा अशोक की महानता का गुणगान करना यह सिद्ध करता है वो रियल में अनपैरेलल था। नहीं तो साम्राज्यवादी इतिहासकार भारतीय राजाओं के बारे में बहुत अच्छे शब्द नहीं रखते हैं। तो अनपैरेलल था, कई कारणों से अनपैरेलल था। हम उसकी धीरे धीरे चर्चा करेंगे, उसके शिलालेखों के आधार पे, उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पे वो कैसे अनपैरेलल था। आरजी भंडारकर ने अशोक के शिलालेखों के आधार पर मौर्य वंश का इतिहास लिख दिया। यह भी परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। आरजी भंडारकर ने मौर्य वंश का, मतलब किस लेखक ने मौर्य वंश का इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिख दिया? आरजी भंडारकर। अशोक मौर्य के द्वारा, यानी अशोक के द्वारा 14 शिलालेख जो 8 स्थानों पे आज भी है, उसके बाद 7 स्तंभ लेख जो 6 स्थान पर आज भी हैं, और इसके अलावा कई लघु शिलालेख और कई स्तंभ लेख भारत के कोने कोने में है। और कहा जाता है कि अगर शिलालेखों का विस्तृत अध्ययन कर लेंगे तो अशोक या मौर्य साम्राज्य की सीमा का स्पष्ट पता चल जाता है, मौर्य साम्राज्य के फैलाव का स्पष्ट पता चल जाता है। अधिकतर जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जिसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कितना याद रखिएगा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये जो है अधिकतर लेख इनके अशोक के इसी में मिले। लेकिन कुछ खरोष्टी में है, सावाजगढ़ी और मानसेरा की जो लिपि है वह है खरोष्टी। ठीक है। इसके अलावा सरेकुना ये भी परीक्षा में खूब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सरेकुना, यहां द्विभाषीय अभिलेख मिला है। पूछा जाता है कहां पे द्विभाषीय अभिलेख मिला है, तो सरेकुना में द्विभाषीय अभिलेख मिला है। यहां यूनानी और आर्मेयिक भाषा में, द्विभाषा में अभिलेख मिला है, यानी सरेकुना। और एक और ध्यान में रखिएगा, आर्मेयिक लगमान में जो है ये आर्मेयिक में मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। अशोक के शिलालेखों के बारे में कहा जाता है कि उसको लिखने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था चपड़। ये भी खूब पूछता है, किसने लिखा अशोक का शिलालेख? चपड़ ने। छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। चपड़। अशोक के शिलालेखों के संदर्भित बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे किसमें अपने आप को वह राजा कहता है। बाबरू शिलालेख में अशोक अपने आप को मगध का राजा बताता है, यह भी बराबर पूछा जाता है। बाबरू
यहाँ मगध का राजा बताता है, ठीक है, मगध का राजा। उसके बाद अधिकतर अभिलेखों में उसका नाम देवनाम प्रियदसी है, देवनाम प्रियदसी। और ये भी एक बार पूछा गया था बीपीएससी में कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बावजूद हिंदू धर्म से जुड़ा रहा या हिंदू धर्म का उसने तिरस्कार नहीं किया, किससे पता चलता है? तो यही क्वेश्चन आंसर था। उसकी उपाधि जो थी देवनाम प्रियदसी, तो ये भी रख लेगा। तो उसके अधिकतर अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदसी कहा गया है। लेकिन सिर्फ 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक अपने आप को अशोक के रूप में घोषित करता है। वह है मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम। ध्यान में रखिएगा, पहले सिर्फ मास्की हुआ करता था, फिर बाद में गुर्जरा हुआ है। अब 4 याद रखना है, मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम। ये चारों लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक के रूप में मिलता है। और पिछले क्लास में बताया है कि जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम जैसे मैंने कहा जेम्स प्रिंसेप ने किया। उसके बाद कई लोगों ने पढ़ा, कनिंघम, स्पूनर आदि ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम किया। और अब हम अशोक के शिलालेख के थोड़े थोड़े चीज़ों को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल इसको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे और तीसरे 13वें, इसको ध्यान में रखिएगा। शिलालेख के संख्या 2 और 13, इसमें विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का वर्णन है, जिसमें दक्षिण के राज्यों को कभी वर्णन है। दक्षिण के कभी को पूछा था बीपीएससी में, किस अभिलेख में दक्षिण के राज्यों का वर्णन है? तो दूसरे और 13वें। किसमें विदेशी राज्यों से संबंध का वर्णन है? तो दूसरे और 13वें। किसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो उसमें भी 13वें शिलालेख। कब हुआ था? तो उसके शासन के 8वें वर्ष। अब यहां भी एक ध्यान में रखिएगा, वो शासक तो 272 बीसी में ही बन गया था, लेकिन वैधानिक रूप से वह 269 बीसी में शासक बना। और उसके 8वें वर्ष में जो है 261 बीसी में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि उस समय नंदराज नामक राजा था। ये किसी पुस्तक में नहीं है, सिर्फ हाथी गुम्फा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन है कि वहां नंदराज नामक राजा था 261 बीसी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है कि कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। दीपवंश महावंश जो श्रीलंका की इतिवृत्ति है, वो कहता है कि निर्गोद नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर गया। जबकि दिव्यावदान कहता है कि उपगुप्त ने उसे दीक्षित किया। वास्तविक में निर्गोद के प्रभाव से वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा था, परंतु वास्तविक रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम मोगलीपुत्र तिस का है। और उस मोगलीपुत्र तिस के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कराने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए धम्म के नीति का परिपालन किया, जिसकी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। और धम्म के परिपालन के लिए कई उन्होंने नियम परिवर्तित किए, इसकी चर्चा करनी जरूरी है। और उसी धम्म के आधार पर अशोक की महानता के गुण गाए जाते हैं। उससे पहले, क्योंकि इसको हम लास्ट में देखेंगे, उससे पहले अशोक की जो धार्मिक यात्राएं हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न रेगुलर परीक्षा में पूछा जाता है। इस वर्ष भी पूछा जाता है और कहाँ कहाँ गए।
तो अशोक की जो यात्रा, बौद्ध धर्म की यात्रा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसमें आप याद रखिएगा कि उसने बोध गया से शुरुआत की। 8वें वर्ष में जब वो उसका धर्म परिवर्तन हुआ तो 10वें वर्ष में उसने ये शुरू की बोध गया से। 10वें वर्ष में बोध गया गया। 14वें वर्ष में वह निगालीगार गया। निगालीगार, यहां कनक मुनि का जो है उसका निर्माण करवाया, कनक मुनि की मूर्ति का निर्माण कराया, पुनरुद्धार कराया और यहाँ ब्राह्मणों श्रमणों को दान भी दिए। 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया और उसी में वहाँ पर एक रुम्नदेयी स्तंभ की स्थापना की। रुम्नदेयी स्तंभ, और रुम्नदेयी स्तंभ के बारे में जान लीजिए। मौर्यों की जो टैक्सेशन प्रणाली के बारे में ही वर्णन है। मौर्य में किस तरह की टैक्स प्रणाली थी उसका विस्तृत वर्णन रुम्नदेयी स्तंभ लेख से मिलता है। और यहाँ पर उसने टैक्स कर दिया 1/8, और वो कहता है कि यह शाक्यमुनि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल था, इसलिए उसको टैक्स को 1/8 कर देता है। रुम्नदेयी स्तंभ लेख से ही महात्मा बुद्ध के जन्म की तिथि का निर्धारण होता है और जन्म कहाँ हुआ था इसका भी निर्धारण होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो धम्म यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुशीनगर और सारनाथ, अंतिम समय में सारनाथ को गए थे। सारनाथ में अशोक ने एक स्तंभ बनाया जो आज तक का भारत का सर्वोच्च कलाकृति के दृष्टिकोण से, कला के दृष्टिकोण से सर्वोच्च स्तंभ है। और उसमें कभी बराबर बीपीएससी पूछा जाता था है कि पशुओं का कर्म क्या है, कौन कौन पशु है। तो एक तो आप जानते ही हैं, सिंह, अश्व, ठीक है। तो सिंह, अश्व, हाथी और वृष, ये 4 पूछे जाते हैं। एक हटा देगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। ये है, बाकी कला कृति चैप्टर में हम इसको डिटेल से बताएंगे, इसकी महानता को बताएंगे इस स्तंभ का। उसके अलावा जो सबसे अब तक का सबसे बेहतर यानी सर्वश्रेष्ठ स्तूप की स्थापना अशोक ने की थी वो सांची में। तो सांची का स्तूप भी इसी ने निर्मित करवाया था। अगर अशोक के काल में शासन के संदर्भ में ये भी बराबर पूछा जाता है कि कहाँ पे, क्योंकि 5वीं राजधानी माने मौर्य प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ था। तो एक तो पूर्वी, जिसको प्राची कहते हैं, जहाँ से मौर्य साम्राज्य चलता था, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये भी पूछता है, इसको याद करके रखिएगा, पाटलिपुत्र। दूसरा कलिंग, जो अशोक ने खुद जीता था, इसकी राजधानी थी तोशली। उसके बाद दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। उसके बाद उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। अगर अशोक के धम्म के बारे में बताएंगे, जैसे मैंने बताया था कि अशोक का धम्म एक अनोखा आविष्कार था। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवहारिक नीति थी जिसने विभिन्न विरोधाभासी तत्वों को समन्वय के एक सूत्र में बांध दिया, जिसका मूल मंत्र था संयम, जिसका मूल मंत्र था असिनव से छुटकारा पाना। उसका धम्म का जो तात्पर्य था कि असिनव से छुटकारा पाना, पाप से छुटकारा पाना।
और उसकी जो धर्म की जो नीति इतनी व्यवहारिक थी, जैसे बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार करना धम्म है, संयम का पालन करना धम्म है, मितव्ययिता का पालन करना धम्म है, सहिष्णुता का पालन करना धम्म है। इसीलिए 12वें शिलालेख में वो वर्णन करता है कि धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। 11वें शिलालेख में वह धम्म की स्पष्ट परिभाषा देता है। 11वें में जो कहता है राहुलोवाद सूत्र से लिया गया, अशोक की जो धम्म की परिभाषा है वह राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है, और यह 11वें शिलालेख में जो है वो विस्तृत वर्णन है। कलिंग और जौगढ़ में 11वें, 12वां, 13वां शिलालेख नहीं है, उसके जगह पृथक कलिंग प्रज्ञापन लेख है, और उसमें लिखा है कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सभी प्रजा मेरे पुत्र के समान है, और जैसे मैं अपने पुत्रों की न सिर्फ इस लोक में बल्कि उस लोक में भी अच्छाई हो उसकी कामना करता हूं, उसी तरह मैं अपने प्रजा के न सिर्फ इस लोक में बल्कि उस लोक में भी वह स्वर्ग की प्राप्ति करे इसकी कामना करता हूं। तो ये जो धम्म का जो ये स्वरूप है, प्रजा को भी अपना पुत्र मानना, धर्मो धारिते प्रजा की जो प्राचीन परंपरा को सामने में रखना। तो धर्म एक ऐसा, क्योंकि उस समय अशोक के समय अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, देसी विदेशी सभी का समन्वय यहां था, और सब की सोच विचारधारा अलग थी, और उसके बीच समन्वय लाना था। तो इसीलिए कहा था कि एक राजनीतिक व्यवहारिक नीति थी जिसके आधार पर उसने पूरे भारत को एकता सूत्र में बांध दिया। 37 वर्ष के शासन में अगर किसी शासक के द्वारा 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में, जहां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में 12 वर्ष लगते थे क्योंकि यातायात के उचित साधन नहीं थे, शांति कायम रही, विद्रोह नहीं हुआ, सुख समृद्धि कायम रही, तो यह अनोखा आश्चर्य है। और इसीलिए मैंने कहा था पिछले क्लास में, लोक प्रशासन में रिसर्च का विषय है, ऐसी क्या नीति अपनाई। वास्तविक में धम्म के द्वारा उन्हें राजा एवं प्रजा के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित किया जो अटूट बना। उसने, अशोक ने देखा था कि बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए लेकिन ढह गए, बड़े बड़े राजाओं का नाम गूंजा, स्मृति लेकिन उनकी मिटा दी गई, अस्थाई कोई नहीं रहा। तो हमारा भी साम्राज्य विघटन को प्राप्त करेगा ही, लेकिन ऐसा काम कर दिया जाए जिससे स्मृति बनी रहे, और उस स्मृति को ध्यान में रखने के लिए भावनात्मक संबंध पर जोर दिया। मेरा इसमें सोचना है जैसे भगवान और भक्त के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, किसी ने भगवान को देखा नहीं होता है, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा बनी रहती है। यह भावना का संबंध है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। अशोक ने अपने प्रजा के साथ उसी भावनात्मक संबंध को स्थापित किया। इस कारण उसके काल में शांति रही, प्रजा ने राज्य समृद्धि को अपनी जिम्मेवारी समझी, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अशोक पहला शासक था जिसने मानवतावाद को प्रमुखता दी।
वह पहला महानतम लोक कल्याणकारी राजा था, जहां उसने स्त्रियों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की, स्त्री महामात्रियों की नियुक्ति की, कैदियों की दशा को सुधारने के लिए हर एक 5वें वर्ष में रज्जुक को भेजा करता था और यह कहा करता था कि पता लगाएं कि ऐसे कोई कैदी गलत साक्ष्य के आधार पर पकड़ तो नहीं लिए गए हैं, अगर ऐसा हुआ तो उसको छोड़ दिया जाए। और अगर किसी कैदी को मृत्युदंड या जीवन कारावास है तो उसके परिवार का भी भरण पोषण किया जाए और उस कैदी के साथ जेल में धम्म महापात्र सांत्वना देने, उसको धर्म की सही सीख देने भी जाते थे। कैदी के साथ मानवतावादी व्यवहार की संकल्पना आज भी संभव नहीं है, जो अशोक 2300 वर्ष पहले कर चुका था, 2200-2300 वर्ष पहले कर चुका था। इसके अलावा पर्यावरण के लिए इतनी कोप सम्मेलन, कई सम्मेलन हुए। अगर गौर करें, जिस समय अशोक की बात आप करते हैं उस समय पर्यावरण की समस्या उतनी नहीं रही होगी, जंगल ही जंगल रहे होंगे। फिर भी जब शहर बसा और अशोक को लगा कि यहां पर्यावरणीय समस्या हो सकती है, अगर आप गौर करेंगे तो मौर्य राजप्रासाद भी जो है वो लकड़ी का बना है। जो बुलंदी बाग और कुम्हार पटना में जो मिला है भवन, राजप्रासाद भवन, वो लकड़ी का बना हुआ, जो पर्यावरण की दृष्टि के अनुकूल था। और क्योंकि राज्य का विस्तार हुआ, राजप्रासाद का विस्तार हुआ, तो पर्यावरण की दृष्टि से अफेक्ट नहीं करे, तो उन्होंने कई बाग लगाए, कई लाखों पेड़ पौधे लगाए। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण भी उसके संदर्भ में था। वो कहता है कि अगर मेरे अमात्य, मेरे प्रतिवेदक जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं, चाहे मैं वह अंतःगृह में रहूं, चाहे पाकशाला में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, मेरे प्रतिवेदक प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के कार्य के लिए कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। इतनी स्पष्ट घोषणा लोक कल्याण का ना आज से पहले हुआ, अशोक से पहले हुआ, ना अशोक के बाद आज तक आप देख सकते हैं। ये उसके धम्म की नीति का ही प्रभाव था। यह एक ऐसी, अशोक ने ऐसी साझी संस्कृति पेश की जो आज भी अनुकरणीय है। आज भी हमारी शासन प्रणाली का आधार अशोक की शासन प्रणाली है। आज भी हमारे वैदेशिक नीति का आधार अशोक का शासन है। जो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है, सर्वधर्म संभाव की जो अवधारणा है, यह अशोक ने 2200 वर्ष, 2250 वर्ष पहले दी थी। और आज भी विदेश नीति का अगर आधार देखेंगे तो सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं, रिटन ऐसा लिखा हुआ है हमारे विदेश नीति में कि अशोक की आदर्शवादी विदेश नीति का हम परिपालन करते हैं। अब हम शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख पर गौर करेंगे। शिलालेखों की संख्या 14 है, जो कि 8 स्थानों पर मिली है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों जगह खरोष्टी लिपि मिली है। कालसी देहरादून में है और गिरनार गुजरात में है। धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में है। और इस दोनों जगह शिलालेख 11, 12, 13 नहीं मिला है। इसके जगह पृथक कलिंग प्रज्ञापन लेख मिला है
और इसी में वर्णन है ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। ठीक है। फिर एरगुरी आंध्र प्रदेश में, सुपारा गुजरात के आसपास में है। तो ये है, इसमें कहा जाता है अशोक के धम्म से संबंधित नीतियों, वैदेशिक संबंध पर ज़्यादा जोर है। यानी जैसे बारहवें में है, 12वें लघु शिलालेख में धार्मिक, 12वें शिलालेख में है धार्मिक सहिष्णुता, 11वें में है धम्म की परिभाषा, और दूसरे और 13वें में है वैदेशिक राज्यों से संबंध। ठीक है। शासक के बारे में उस तरीके से सेव किया हुआ है उसमें। लघु शिलालेख लगभग 40 से ज़्यादा जगह पर मिले हैं। इसमें मैंने पहले बताया था मास्की, गुर्जरा, नित्तुर, उडगोलम, यहाँ पे जो है अशोक का नाम मिलता है। बाबरू में जैसे मैंने कहा वो अपने को मगध का शासक बताता है, और उसके अलावा कई लघु शिलालेख मिले हैं। बृहद स्तंभ लेखों की संख्या जो है वो 7 है, लेकिन सिर्फ 6 जगह मिला है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था, जिसको यहाँ लिख लीजिए FST द्वारा लाया गया था। और टी पैंथलर ने पूछा था बराबर ये परीक्षा में, किसने टी पैंथलर ने इसकी खोज की थी। कौशाम्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी जो अभिलेख है, यहीं पे जो है स्तंभ लेख, रानी का अभिलेख भी जारी है। रानी का अभिलेख है। इसमें जो है कि रानी के द्वारा, रानी के अभिलेख में अशोक जो है आदेश जारी करता है संघभेद को रोकने के लिए। तो यहाँ अशोक का रानी वाला अभिलेख है एक। दूसरा, यहीं पे हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई है वो यही है, प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन समुद्रगुप्त में है वो भी यही है। और तीसरा, जहांगीर ने भी यहाँ उत्कीर्ण किया है लेख, जहांगीर ने भी उत्कीर्ण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कौशाम्बी में समुद्रगुप्त भी है, जहांगीर भी है और अशोक भी है। लौरिया रेराज, लौरिया नंदगन, रामपुरवात, ये तीनों जो है चंपारण में है। और जैसे मैंने कहा इसकी वृषभ के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। लघु स्तंभ लेख में सारनाथ लघु स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हम विस्तृत चर्चा आगे कलाम करेंगे। और इसी में वो धम्म को स्वीकार करने, कुछ वर्ष तक भिक्षु बनने, ठीक है, भिक्षु बनने तक का चर्चा है सारनाथ में। और रूमदेई में टैक्सेशन के बारे में है। अगर लघु स्तंभ के हर एक चीज को देखेंगे, अधिकतर लघु स्तंभ लेख में गौर करेंगे तो शासन से जुड़ा हुआ चीज लिखा हुआ है। लघु स्तंभ में शासन से जुड़ा हुआ है। बृहद स्तंभ लेख में जो है वो पाप पुण्य से जुड़ा हुआ चीज है। इसमें धम्म से, जो धम्म क्या है, इसी में दूसरे वाले में कहा गया है, दूसरे में 7वें में 7 है, उसमें से दूसरे में कहा गया धम्म क्या है। तो आंसर दिया गया है असनब से छुटकारा पाना ही धम्म है, यानी पाप से छुटकारा पाना ही धम्म है। तो इसमें धम्म से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो गुफा लेख की शुरुआत, गुफा या गुहा अभिलेख की शुरुआत भी अशोक के समय में हुई, जिसमें बराबर में जो है अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान की। और नागार्जुनी को दशरथ ने दान की, ये भी आजीवक संप्रदाय को। और इसी में दशरथ भी अपने आम को देव नाम प्रियदर्शी कहता है। तो ये पूछा था अशोक के बाद कौन सा शासक है मौर्य वंश का जिसने देव नाम प्रियदर्शी को उपाधि धारण की, दैट इज दशरथ। और उसका उल्लेख कहाँ है, तो नागार्जुनी उपा में। ठीक है, धन्यवाद।